नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा, तारीखों की घोषणा आज हो सकती है। 2 बजे चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और उसमें दिल्ली में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी पहले से ही चल रही है और अभी हम कल ही जिक्र कर रहे थे कि जिस तरह से ताबड़तोड़ परियोजनाओं की शुरुआत हो रही है, उद्घाटन हो रहे हैं, घोषणाएं हो रही हैं, तो आने वाले 1 या 2 दिनों के भीतर ऐलान हो जाएगा। तो आज ही वो तारीखों का ऐलान होने वाला है। लेकिन इस बीच बिहार की राजनीति लगातार पलटी खाती जा रही है। लगातार वहां पर जिस तरह से राजनीतिक पैंतरेबाजी देखने को मिल रही है, उससे बहुत सारी चीजें, एक जो राजनीतिक सरगर्मियां बनी हैं और राजनीतिक आशंकाएं बनी हुई हैं, वो अभी भी जारी हैं। लगातार बयानबाजियां ये बता रही हैं कि एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच में एक बड़े उलटफेर की जो संभावना अभी तक बनी हुई है वो बरकरार है और कभी भी हो सकती है। वहां पर आरजेडी और जेडीयू यानी जो सत्तारूढ़ पार्टी वहां पर है, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, और उसके अलावा जो आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल, दोनों के बीच एक तरफ तो बयानबाजी चल रही है और दूसरी तरफ तमाम राजनीतिक समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन आज पहले बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को। भारतीय जनता पार्टी पिछले कई साल से, लगभग 3 दशक होने जा रहे हैं और अभी तक वो वहां पर सरकार में आने को तड़प रही है, परेशान हो रही है, सारी कोशिशें कर रही है। बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार उसकी ये कामना पूरी हो पाएगी कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव वो जीत पाए और सरकार बना सके। हालांकि एक बार सरकार बनाने के बाद वो लगातार वहां उसको हार मिल रही है। पहले कांग्रेस पार्टी से हारती रही लगातार 3 चुनाव और उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी से हारती रही। और आम आदमी पार्टी की स्थिति यह है कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में उसके पास दहाई की संख्या में भी विधानसभा में सीटें नहीं आई हैं। कांग्रेस पार्टी की भी स्थिति पिछले 2-3 विधानसभा चुनाव से वहां खराब ही रही है। लेकिन इस बार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी भी बड़ी मजबूती से वहां लड़ती दिखाई पड़ रही है, उसको लेकर यह त्रिकोणीय संघर्ष बनता दिखाई पड़ रहा है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। तो आज ये अटकलें समाप्त हो जाएंगी, यानी आचार संहिता लग जाएगी कि कब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे और कब मतगणना होगी, यानी नई सरकार, अगली सरकार वो कब तक बन पाएगी। तो इसको लेकर लगातार चर्चाएं चल ही रही थी पिछले कुछ दिनों से। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ परियोजनाओं की शुरुआत कर रहे थे, उद्घाटन कर रहे थे, तमाम घोषणाएं कर रहे थे, उसको देखते हुए ये तय माना जा रहा था कि आने वाले कुछ दिनों के भीतर चुनाव हो सकते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी को ऐसा नहीं लग रहा था कि चुनाव जल्दी होंगे। आम आदमी पार्टी को आशंका थी कि चुनाव डिले हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं की बातें अभी सुनवाएंगे आपको। लेकिन अमलेंदु जी, जिस तरह से अब दिल्ली में ये चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है, लेकिन बिहार में भी इसी साल चुनाव होने हैं। बिहार में जो मौजूदा विधानसभा है और उसमें जो समीकरण है, अभी जो सरकार है, उसको लेकर जिस तरह की कयासबाजियां चल रही हैं, अटकलें चल रही हैं, उन पर अभी तक विराम नहीं लगा है। और जो हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि 14 जनवरी एक बड़ी डेडलाइन है, 14 जनवरी के बाद कुछ बड़ा हो सकता है वहां पर, उसकी संभावना अभी तक बनी हुई है। समीर जी, संभावना बनी नहीं हुई है, बल्कि वो संभावनाएं और मजबूत होती जा रही हैं जी। और जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बिहार उसी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बड़ी बात यह है समीर जी कि जो नीतीश कुमार है वो ये समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी छीनने की कोशिश कर रही है और उनको उसी स्थिति में पहुंचाना चाहती है जिस स्थिति में उद्धव ठाकरे और शरद पवार को पहुंचा दिया था। यानी उनकी शिवसेना और एनसीपी जिस तरीके छीन ली थी, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से जदयू छीनना चाहती है। और आरोप मतलब ये है, जो अंदर की चीज़ें हैं, जो सत्ता के गलियारों में चर्चाएं हैं, वो ये है कि ये खेल जो है वो जो संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हैं जनता दल यू के, उनके जरिए भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश कर रही है। लेकिन नीतीश कुमार सतर्क हो गए। नीतीश कुमार ने सेंध जो है वो भारतीय जनता पार्टी में लगा दी है। और कहा यह जा रहा है, जो सत्ता के गलियारों में चर्चा है वो ये है कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी,
उनको अपने साथ मिला लिया है और भारतीय जनता पार्टी में सेंध लगाने की तैयारी कर ली है नीतीश कुमार ने। इधर समीर जी, केंद्र में भी नीतीश कुमार तैयारी कर रहे हैं, चूंकि जिस तरीके से संजय राउत ने कहा था कि अमित शाह जो है वो जनता दल यू के 10 सांसदों को तोड़ने जा रहे हैं, इससे सतर्क हो चुके हैं नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार ने भी तैयारी शुरू कर दी है बीजेपी के सांसदों को तोड़ने की। तो ये समझा जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के भी सांसद तोड़ेंगे, तो इस तब वो कदम आगे बढ़ा चुके हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो अब शह और मात का खेल जो है बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच शुरू हो गया है। देखना यह है कि अब किसका पल्ला भारी पड़ता है और कौन जो है वो किस तरीके से किसको ज्यादा चोट पहुंचा पाता है। जी बिल्कुल, यानी अब बिहार में जो घमासान मचा हुआ है पिछले कुछ समय से, वो घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है और इस घमासान का परिणाम बड़ी जल्दी सामने आने वाले हैं। उधर दिल्ली में भी चुनावी बिसात जो है वो बिछ गई है और आज उसकी औपचारिक शुरुआत हो जाएगी, यानी चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाएगी। उसके बाद ये पता लगेगा कि किस जो वहां पर चुनाव कब होने हैं और कब नई सरकार का गठन होगा। हालांकि जो राजनीतिक दलों की तरफ से ये तैयारियां पहले से ही शुरू हो गई हैं, चाहे चुनाव में कैंडिडेट्स की घोषणा हो और चाहे तमाम जो सत्तारूढ़ पार्टी है, खासतौर पर केंद्र सरकार, वो जिस तरह से चुनाव में बहुत सारी घोषणाएं कर रही है, बहुत सारी स्कीम्स की घोषणा कर रही है, बहुत सारे जो वहां पर निर्माण हुए हैं उनका उद्घाटन किया गया है। तो उससे यह पता लग रहा है कि यह चुनाव से पहले की तमाम जो काम है वो सारे काम पूरे कर लिए हैं सरकार की ओर से। लेकिन बड़ी बात यह भी है और यह एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से चुनाव में धांधली के आरोप लग रहे हैं, हालांकि कल ही जो फाइनल वोटर लिस्ट है दिल्ली की वो जारी कर दी गई है और 1,55,00,000 के करीब मतदाता हैं वहां पर जो फाइनल लिस्ट आई है। लेकिन मतदाता सूचियों में धांधली को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी शिकायतें करती रही, अभी भी कर रही है। उसके आरोप हैं कि यहां पर उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने हिसाब से लोगों के मतदाताओं के नाम जुड़वाए हैं और तमाम मतदाताओं के नाम कटवाए हैं। इन आरोपों को अमलेंदु जी लगता है कि चुनाव आयोग ने वैसे ही दरकिनार कर दिया है जैसे हरियाणा में और महाराष्ट्र में दूसरी जगहों पर चुनाव के समय जो आरोप लगाए गए थे, जो शिकायतें की गई थी, जैसे उनको दरकिनार कर दिया गया था, क्योंकि कोई संज्ञान उसका लिया नहीं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इतना ही नहीं समीर जी, दरकिनारी नहीं कर दिया बल्कि आरोप प्रत्यारोप चुनाव आयोग की तरफ से शुरू हो गए हैं। हाँ। और जो नई दिल्ली के जो जिला चुनाव अधिकारी हैं, उन्होंने जो है एक दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखा है और उस पत्र में लिखा है कि आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि अक्सर उनके कार्यालय का दौरा कर रहे हैं और आपत्तिकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी मांग रहे हैं, जिसे ईसीआई दिशा निर्देशों के अनुसार साझा करना अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा जीएनसीटीडी के सीएम मुझे बिना किसी निर्दिष्ट एजेंडे के बैठक के लिए बुला रहे हैं और पहले भी बिना किसी एजेंडे के मुझे बैठक में बुलाया था जिसमें मतदाता सूची के बारे में चर्चा हुई थी। ये लिख रहे हैं जिला चुनाव अधिकारी। और वो लिख रहे हैं आगे कि इसलिए आपके कार्यालय से अनुरोध है कि इस मामले में अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन प्रदान करें कि क्या मुझे सत्तारूढ़ सरकार द्वारा बिना किसी पूर्व बैठक एजेंडे के या किसी अन्य उचित कार्रवाई के बिना बैठक में भाग लेने की अनुमति है या नहीं, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा उचित समझा जाता है। ये जो है दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने लिखा है पत्र चुनाव आयोग को। अब सवाल यह है कि जब चुनाव आचार संहिता लागू नहीं हुई है तो यह अधिकारी बैठक में क्यों नहीं जाएगा, सरकार अगर बुलाएगी। इसका मतलब यह अधिकारी जो है भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा है और इसी को लेकर संजय सिंह ने अपनी आपत्ति जताई है। जी बिल्कुल, उस पर बयान जारी किया है, लेकिन जो तमाम शिकायतें दर्ज कराई जा रही थी और इनसे चुनाव अधिकारी से जानकारी मांगी जा रही है, उसकी शिकायत उन्होंने चुनाव आयोग में की है। संजय सिंह ने उस पर प्रतिक्रिया दी है और यह साफ किया है कि आखिर वो जानकारी जब उनसे मांगी जा रही है तो क्यों नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। सुनते हैं क्या कहा है आम आदमी पार्टी के नेता राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने, जो दिल्ली के चुनाव अधिकारी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की शिकायत की है। उस पर क्या कह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि वो कोई लाट साहब नहीं है, उनकी जवाबदेही है हमारे प्रति। क्या चुनाव डीएम को लड़ना है या एसडीएम को लड़ना है? उनका तो काम है चुनाव की व्यवस्था को देखना ना, चुनाव में निष्पक्षता रहे इसको देखना ना। तो हम उनसे मिलेंगे नहीं, इतने बड़े लाट साहब हैं कि उनसे मैं मिल नहीं सकता। अगर चुनाव से संबंधी कोई शिकायत है तो डीएम से नहीं करेंगे। उनको ये सोचना चाहिए कि एक सांसद होके अगर आप प्रोटोकॉल की वैसे बात करेंगे, हम लोग इन चक्करों में नहीं पड़ते। डीएम का प्रोटोकॉल हमसे बहुत नीचा है, हम तो उनके दफ्तर तक गए। उनको अपने आप को सम्मानित महसूस करना चाहिए। शर्म नहीं आती इस तरह के बयान देने का?
वो कह रहे हैं आप और राघव चड्ढा को डरा धमका रहे हैं। नहीं, किस प्रकार से डरा धमका रहे हैं? अपने चुनाव के वोटर लिस्ट के बारे में पूछना और ऑब्जेक्टर्स जो फर्जी हैं, जो घोस्ट हैं, जो भूत ऑब्जेक्टर हैं, उनके बारे में जानकारी लेना, यह डराना धमकाना होता है? किस डिक्शनरी में यह डराना धमकाना होता है? एक आखिरी सवाल तो इसलिए मैं तो ये कह रहा हूं कि केंद्रीय चुनाव आयोग को इन बातों का संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे अफसर जो मिलने को धमकी बता रहे हैं, ये क्या चुनाव कराएंगे? हम तो पॉलिटिकल पार्टी हैं, 100 बार मिलना पड़ेगा अधिकारियों से। जो अधिकारी मिलने को धमकी बताएगा तो मतलब अजीब हाल है। ये कैसे चुनाव कराएगा? ये चुनाव आयोग को देखना चाहिए भाई। डीएम को थोड़ी चुनाव लड़ना है, वो थोड़ी कोई नेता है, उसको तो चुनाव कराने की जिम्मेदारी है ना। तो चुनाव कराने में निष्पक्षता हो, कहीं गड़बड़ी ना हो, उसके संबंध में कोई शिकायत होगी, उसी से तो मिलेंगे। किससे जाके मिलेंगे? और मिलने को कह रहा है धमकी दे रहा है, ये तो फिर अजीब बात हो जाएगी। तो फिर तो चुनाव जितने भी अधिकारी करा रहे हैं उनसे कोई बात ही नहीं कर सकता किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता। इतना दिमाग सातवें आसमान पे नहीं रहना चाहिए अधिकारियों का, मैं ये कहना चाहता हूं। तो बड़े आरोप लगा रहे हैं संजय सिंह की निर्वाचन अधिकारी जो है वो सूचना नहीं दे रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, और अगर उनसे सूचना मांगी जा रही है तो उसको धमकी दे रहे हैं। और निर्वाचन अधिकारी ने शिकायत की है आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ चुनाव आयोग में कि उनसे जबरन तमाम जानकारियां मांगी जा रही हैं जो नहीं दी जा रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि मतदाता सूची को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग को घेर रही है, निशाने पर ले रही है। आरोप लग रहे हैं चुनाव आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सूची पूरी मुहैया कराई है कि किनके नाम जो है जोड़े गए और वो डिजर्व नहीं करते, वहां पर तमाम फर्जी नाम जोड़े गए हैं। उसके लिए कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अरविंद केजरीवाल ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये आरोप लगातार चुनाव आयोग पर लग रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज उसकी घोषणा होनी है, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से ही इस तरह के आरोप लगातार लग रहे हैं। चुनाव आयोग पर इस तरह के आरोप पहली बार नहीं लग रहे हैं। पूरी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी से मिलकर काम करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के निर्देशों के अनुसार काम करने के लिए इस तरह से उस पर आरोप कई बार लगे हैं। पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए उनमें भी, और अभी जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें भी। तो इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं, चुनाव आयोग लगातार घिरा नजर आ रहा है। लेकिन चुनाव आयोग विपक्ष के नेताओं के सवालों का, विपक्ष के नेताओं की शिकायतों का जिस तरह से जवाब दे रहा है, उस पर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। और अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी ये चीजें देखी जा रही है। पूरी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के जो आरोप लग रहे थे वो दिल्ली में भी लग रहे हैं। और संजय सिंह का ये बयान बहुत मायने रखता है। वो कह रहे हैं कि अगर सूचना मांगी जा रही है तो अधिकारी उसको धमकी बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, और ये इसका मतलब यही है कि ये अधिकारी जो है ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। क्योंकि अगर जनप्रतिनिधि आपसे नहीं मिलेगा और अगर आपके क्षेत्र में गड़बड़ियां हो रही हैं और आप ही अगर गड़बड़ियां कर रहे हैं तो क्यों नहीं आपसे मिला जाएगा, क्यों नहीं कहा जाएगा आप ये गड़बड़ियां कर रहे हैं? और बताइए, आपने नाम काटे जाने के आ रही है, और राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी है। नहीं, सत्तारूढ़ पार्टी हो या ना हो, ना भी हो, तब भी जो है तो क्यों नहीं है? अच्छा, दूसरा, और आप जब अधिकारी हैं, चुनाव आचार संहिता लागू नहीं हुई है, तो आप बैठक में क्यों नहीं जाएंगे अगर मुख्यमंत्री बुलाएगा? आप अभी चुनाव आयोग के अधीन नहीं है ना। और उसके बाद भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मुख्यमंत्री बुलाएगा, आपको जाना पड़ेगा चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी, क्योंकि चुनाव आचार संहिता जो वो कानून नहीं है, वो राजनीतिक दलों की आम सहमति है। और क्या? आपके ऊपर वो आयद नहीं होती है, तो इसलिए जो है वो आपको जाना पड़ेगा अगर मुख्यमंत्री बुलाएगा। तो मुझे लगता है कि इस पर तो कार्रवाई करनी चाहिए। जो उनका आईएएस अधिकारियों का संगठन है वो इस अधिकारी पर कार्रवाई करे कि ये राजनीति कर रहा है, और सरकार को भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि ये अधिकारी जो है ये राजनीति कर रहा है, डीएम जो राजनीति कर रहा है। जी बिल्कुल, इस तरह की राजनीति, यानी राजनीति में जो ये संवैधानिक संस्थाएं और ब्यूरोक्रेसी अगर शामिल होती है तो बहुत ही उसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं, ये आशंकाएं जताई जाती हैं। चुनाव आयोग पर राजनीति, एक पार्टी बनने के आरोप और भारतीय जनता, सत्ता
सत्तारूढ़ पार्टी के लिए काम करने के आरोप वो लगातार लग रहे हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं के इशारे पर चुनाव आयोग काम करता है, उनकी सलाह पर काम करता है। वो तमाम चीजें विपक्ष के नेता उसको लगातार प्रमाणों के साथ उसकी पुष्टि भी कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से अधिकारी भी चुनाव आयोग और जो राजनीतिक दलों के हिसाब से अगर काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह एक गंभीर मुद्दा है। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पे कई तरह के आरोप पहले भी लगा रही है और उसको यह भी उम्मीद नहीं थी कि चुनाव की तारीखों की घोषणा जल्दी होगी, यानी समय पर दिल्ली विधानसभा के चुनाव होंगे। क्यों उसको आशंका थी, इस बात को लेकर बयान दिया है सौरभ भारद्वाज ने आज, जबकि ये घोषणा होने वाली है दिल्ली विधानसभा चुनाव में की तारीखों का आज ऐलान होने वाला है। लेकिन आम आदमी पार्टी को यह भरोसा नहीं था कि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। क्यों भरोसा नहीं था, सुन लेते हैं सौरभ भारद्वाज को क्या कह रहे हैं और क्यों उनको आशंका थी कि समय पर दिल्ली विधानसभा के चुनाव नहीं होंगे। देखिए, हमारे मन में सिर्फ एक ही डर है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव से डर के इस चुनाव को टाल ना दे। और आज जब चुनाव हो रहे हैं और हो सकता है आज 2 बजे चुनावों की घोषणा हो जाए, तो मुझे लगता है इससे अच्छी बात आम आदमी पार्टी के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे बीच में यही बात थी कि भारतीय जनता पार्टी का जनता के बीच में कोई नैरेटिव नहीं है, कोई प्रोग्रेसिव बात नहीं है, कोई चुनाव की तैयारियां नहीं दिख रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये एमसीडी के चुनावों की तरह दिल्ली विधानसभा के चुनाव टाल ना दे। मगर अब ये चुनाव हो रहे हैं तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं और मुझे लगता है कि पिछली बारों की तरह ही भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम सीटें आएंगी और आम आदमी पार्टी को एक बड़ा बहुमत, छोटा बहुमत नहीं, एक बड़ा बहुमत जो है आम आदमी पार्टी को मिलेगा। अब कह रहे हैं बीजेपी डरी हुई है, लेकिन बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि पूरी तरह से तैयार है चुनाव। वो तो देख लेंगे, वो तो अब देख लेंगे। अब तो जो कुछ कहने के लिए है नहीं, अब तो अगर चुनाव है तो अब सबके सामने आ जाएगा। चुनाव आयोग से आप लोग भी लगातार करते रहे, कल दिल्ली चुनाव दफ्तर है, नई दिल्ली जिले का, उनकी तरफ से कहा गया कि आम आदमी पार्टी के नेता दबाव बना। तो सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा था उनकी पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां नहीं है, उसको चुनाव में जाने की वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, ऐसा उनका कहना है। इसलिए शायद विधानसभा के चुनाव टल जाएं, लेकिन टले नहीं है। आज घोषणा होने वाली है। चुनाव आयोग ने 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और माना जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान किया जाएगा। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, यानी यहां भी चुनावी बिसात तैयार हो गई है और उसकी शुरुआत पहले से ही हो गई थी। लेकिन अब जब तारीखें आज सुनिश्चित हो जाएंगी तो निश्चित तौर पर यह गहमा गहमी और बढ़ेगी। लेकिन गहमा गहमी तो बिहार में बढ़ी हुई है और लगातार बढ़ी हुई है। माना जा रहा है कि 14-15 जनवरी के आसपास वहां भी कुछ बड़ा होने वाला है। और ये जो एक संभावना बनी हुई है, लगातार बनी है। नेताओं के जिस तरह से बयान आ रहे हैं, नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे हैं कि पार्टी प्रमुख के बयान कुछ आ रहे हैं और उसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के बयान कुछ आ रहे हैं, उसको लेकर जो राजनीतिक दिलचस्पी है लोगों की वो बनी हुई है। और अब एक महत्वपूर्ण बात यह कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लेकर आशंकाएं जताई जा रही थी कि वो जनता दल यूनाइटेड को, यानी नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ सकती है, उसी तरीके से जैसे उसने महाराष्ट्र में किया, शिवसेना के साथ किया या फिर एनसीपी के साथ किया, वही काम वो जनता दल यूनाइटेड के साथ भी कर सकती है। नीतीश कुमार भी इस बात को भांप चुके हैं। लेकिन अब इसका उल्टा दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से आरजेडी और नीतीश कुमार वो भारतीय जनता पार्टी के बीच सेंध लगाने के कोशिशों में लगे हुए हैं। और ये माना जा रहा है कि इसकी शुरुआत काफी पहले से हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि यह अभी हुई है। कैसे हो गई है, अमलेंदु जी इस पर बताएंगे क्या, किस तरीके से यह माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी में सेंध लगाने की कोशिश आरजेडी और जेडीयू मिलकर पहले ही कर चुके हैं? हाँ, बिल्कुल कर चुके हैं समीर जी। और देखिए इसका जो है, जैसा हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा भी की थी कि संजय झा के जरिए भारतीय जनता पार्टी जेडीयू में कुछ खेल करना चाहती है। इस तरीके की खबरें हैं कि नहीं है?
पता है, वो संजय झा जाने उस बात को, बीजेपी जाने उस बात को, चूंकि अभी 4 हफ्ते पहले खबर थी कि अमित शाह संजय झा के घर डिनर पर जाने वाले हैं, इस तरह की खबरें भी आई थी। तो संजय झा की नज़दीकियां जो हैं वो अमित शाह से काफ़ी ज़्यादा हैं, और कहा यह जा रहा है कि जैसे अमित शाह ने प्रशांत किशोर को जेडीयू में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनवाया था, उसी तरीके से संजय झा को जनता दल यू का कार्यकारी अध्यक्ष भी अमित शाह ने बनवाया है। और इसीलिए संजय झा लगातार भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते रहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के अपमान पर भी उन्होंने जो थी वो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोली थी, जबकि नीतीश कुमार चुप लगा गए थे। तो वो संजय झा जैसे ही विदेश से लौट कर आते हैं समीर जी, उसके बाद बिहार में गतिविधियां काफी ज्यादा तेज हो जाती हैं और नीतीश कुमार के सुर काफी बदले हुए से नजर आते हैं। इधर जो खबरें थी कि नीतीश कुमार और लालू यादव जो है वो मिलकर सम्राट चौधरी को अपने खेमे में कर चुके हैं, और ये खबर मिलते ही संजय झा एकदम से सक्रिय हो गए, और संजय झा कल जाकर सम्राट चौधरी से मिले हैं, विदेश से आते ही उनके घर जाकर मिले हैं। उनके पिताजी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। जबकि जन्मदिन कई दिन पहले था। जी हाँ, जन्मदिन कई दिन पहले था। अगर शुभकामनाएं देनी थी फोन पे दे लेते, भैया विदेश में थे, वहां से भी इतने पैसे तो होंगे ना कि एक ISD कॉल कर सकें, नेता बड़े हैं तो वहां से कर सकते थे। तो 10 दिन बाद जो है या 5 दिन बाद जो अगर जा रहे हैं आप देने के लिए बधाई, तो क्या है। इधर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने, मीसा भारती ने, राष्ट्रीय जनता दल ने शकुनी चौधरी के जन्मदिन पर जो बधाइयां दी थी समीर जी, उस बधाई में शकुनी चौधरी को बधाई दी और फिर उनका वो वीडियो पोस्ट किया जो वो जनता दल यू के नेता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे हैं। जी हाँ, वो उन्होंने वीडियो पोस्ट करते हुए किया, यानी कि सम्राट चौधरी, शकुनी चौधरी भी अब पलटी मारकर जनता दल यू या इनके साथ RJD के साथ आने वाले हैं। इस तरीके की चर्चाएं भी चलना शुरू हो गई और डैमेज कंट्रोल करने के लिए संजय झा एकदम से सक्रिय हुए और तुरंत जो है वो सम्राट चौधरी के घर पहुंचे। कल ये खबर भी आ रही है। जी बिल्कुल, और सम्राट चौधरी के पिता यानी शकुनी चौधरी कई बार के विधायक रहे हैं और लालू प्रसाद के बेहद करीबी माने जाते हैं। उनको जिस तरह से उनके घर पहुंचे हैं संजय झा उनको शुभकामना देने के लिए, और उसके बाद ये माना जा रहा है कि संजय झा के जरिए भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के साथ कुछ खेल कर सकती है। लेकिन अब खेल किधर हो रहा है, किस तरफ हो रहा है, इस आशंका से भारतीय जनता पार्टी भी भयभीत दिखाई पड़ रही है, क्योंकि बहुत सारे वहां पर राजनीतिक समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार को यह लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में उनके साथ बड़ा खेल करने वाली है। जिस तरह से अमित शाह और पार्टी के तमाम नेता वहां पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा ये बात कह चुके हैं कि हम वहां भारतीय जनता पार्टी की अकेले सरकार बनाने की इच्छा वो जता चुके हैं। उसको लेकर काफी डरे हुए हैं नीतीश कुमार, अपनी पार्टी में टूट फूट को लेकर डरे हुए हैं। लेकिन इस टूट फूट का डर न सिर्फ जनता दल यूनाइटेड को है बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी है। एक बार सुनते हैं कि RJD की नेता मीसा भारती ने इन सारे समीकरणों पर उनका एक जो बयान आया है वो भी बहुत मायने रखता है। किस तरह से शकुनी चौधरी सम्राट चौधरी के जो पिता है, और सम्राट चौधरी को यह माना जाता है कि RJD के जो शकुनी चौधरी हैं RJD के नेता लालू प्रसाद के बेहद करीबी हैं। तो अगर वो इस समय भारतीय जनता पार्टी में हैं तो उनका इसका मतलब यह है कि वो अभी भी RJD के प्रमुख लालू यादव के संपर्क में है। और ये सारे समीकरण जो बता रहे हैं कि बिहार में कुछ भी हो सकता है, और एक जो जनवरी के महीने में खासतौर पर 14 जनवरी को नीतीश कुमार कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं, बड़ा गेम प्लान कर चुके हैं जिसकी संभावना जताई जा रही है। तो वो सारी चीजें, वो सारी प्रक्रिया, वो पूरी रणनीति इस समय बनकर तैयार है। एक बार सुनते हैं मीसा भारती के इस बयान को। इस बयान को भी राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है उस समय जबकि बिहार का में राजनीतिक समीकरण इस समय बहुत इधर उधर चल रहे हैं। कोई इस पार्टी के नेता दूसरी पार्टी की तरफ से बयानबाजी कर रहे हैं, तरफदारी कर रहे हैं, और यह लग रहा है कि सभी पार्टियों में खासकर जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच यानी NDA के घटक दलों के बीच जो कुछ चल रहा है उसको लेकर जबरदस्त आशंकाएं बनी हुई हैं। और आशंकाएं NDA के एक दूसरे घटक दल LJP को लेकर भी बनी हुई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से खामोशी जरूर है लेकिन वहां भी काफी कुछ चल रहा है। पहले सुन लेते हैं मीसा भारती ने क्या कहा है। देखिए, हमको लगता है कि सम्राट चौधरी को अपने शीर्ष नेतृत्व को देखना चाहिए कि नीतीश कुमार जी के ऊपर जब प्रश्न उनसे पूछा जाता है तो वो लोग चुप्पी साध लेते हैं
बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने चुप्पी साध ली इस प्रश्न को। बहुत सारे नेता ने कहा, एक तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं हम साथ में हैं, सब कुछ ठीक है, नहीं पलटेंगे, फिर लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि भाई अगला चुनाव किनके नेतृत्व में लड़ेंगे, क्या ये वहां तक मानते हैं लोग? क्योंकि वोट लेना है। नीतीश जी के चेहरों को दिखा के भारतीय जनता पार्टी वोट लेना चाहती है, उनको सीढ़ी बना के सत्ता में आना चाहती है, लेकिन उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने से डर रही है। लेकिन आप लोग ऑफर दे रहे हैं तो आप नहीं, हम लोग कोई ऑफर नहीं दे रहे हैं। मैंने कल भी कुछ लोगों ने मुझसे, मीडिया के भाइयों ने मुझसे भी प्रश्न पूछा था। मैंने ये कहा कि देखिए वो दो दोस्त हैं, दोनों आपस में क्या बात करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं कि इशारे में बात करते हैं, क्या बात करते हैं ये दोनों लोग ही समझे। लेकिन सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं स्थापित करना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 2 बार गलती हो गई। देखिए 2 बार तो नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी जी को स्थापित कर दिया। सम्राट चौधरी को यह भी सोचना चाहिए कि उनके पिताजी में इतनी शक्ति नहीं थी सम्राट चौधरी को स्थापित करने के लिए। उनको स्थापित करने वाले लालू प्रसाद यादव जी हैं। तो जब सम्राट चौधरी को और बिहार के युवाओं को स्थापित कर सकते हैं लालू प्रसाद यादव जी, तो अगर अपने बेटे को स्थापित करना चाहते हैं और बिहार की जनता चाहती है ऐसे युवा को स्थापित करना बिहार में, जिसने वादा किया था, तो बिहार में राजनीतिक समीकरण किस तरह से बन और बिगड़ रहे हैं वो देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। लेकिन जो 14 जनवरी की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि उसके बाद नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, उसकी संभावना बनी हुई है। लेकिन नीतीश कुमार इस बीच अमलेंदु जी बार बार ये भी कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। यानी अपना वो जो पिछले साल उन्होंने जनवरी में बयान दोहराया था जब वो बीजेपी के साथ गए, एनडीए के साथ सरकार बनाई उन्होंने, उस बयान को वो अभी भी दोहरा रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। और हालांकि इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं कि वो बयान बदलना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या ये माना जाए कि वो सही में कहीं नहीं जाने वाले हैं? देखिए समीर जी, नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करेंगे कोई जरूरी नहीं है, और बल्कि जो कहते हैं वो नहीं करते हैं, उसके उलट करते हैं। इससे पहले ही हम लोगों ने देखा था वो जब इंडिया गठबंधन में थे तब भी कह रहे थे अब कहीं नहीं जाएंगे, मर जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे, लेकिन चले गए बीजेपी के साथ। अब कह रहे हैं कि अब कहीं नहीं जाएंगे, इधर आ गए हैं और मुस्कुरा रहे हैं, तो इसका मतलब वो अंदर अंदर खेल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं। तो नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिशें कर रही है। तो नीतीश कुमार के सामने मजबूर कोई सदिच्छा में नीतीश कुमार नहीं छोड़ना है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी अपने कर्म सुधार ले और भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ जो करती है व्यवहार वो करना बंद कर दे, नीतीश कुमार नहीं जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार देख रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से उनकी पार्टी भी छीन लेगी, उनका मुख्यमंत्री पद भी छीन लेगी और ठन गोपाल नीतीश कुमार को बना देगी। तो नीतीश कुमार की मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ना, और नीतीश कुमार जो है भारतीय जनता पार्टी को उसके ही दांव से चित्त करना चाहते हैं, ये कर रहे हैं। अब जो नीतीश कुमार के सुर बदलते हैं उस पर जो प्रेमचंद मिश्रा हैं समीर जी, जो कांग्रेस के नेता हैं वहां बिहार में, उन्होंने भी कुछ कहा, अगर आप चाहें तो वो सुनवा सकते हैं। बिल्कुल, ये सही बात है कि नीतीश कुमार के मन में चल रहा है, और सबसे बड़ी बात इसका जो पुख्ता प्रमाण है कि बीजेपी के बड़े नेताओं से कतई मुलाकात नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार। दिल्ली में अगर जा रहे हैं तब भी नहीं कर रहे हैं, और अगर बीजेपी के नेता पटना आ रहे हैं उनसे भी मुलाकात नहीं कर रहे हैं। बहरहाल सुनते हैं क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्रा, और इंडिया गठबंधन के साथ जिस तरह से नीतीश कुमार की नजदीकियां दिखाई पड़ रही हैं, बीपीएससी के छात्रों के आंदोलन को लेकर जिस तरह से नरमी बरते हुए है इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को लेकर, उसका हमला एनडीए सरकार पर है, भारतीय जनता पार्टी पर है, लेकिन नीतीश कुमार को पर हमला नहीं है। तो ये सारी चीजें बहुत कुछ कह रही हैं। सुनते हैं एक बार क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्रा, नीतीश जिस तरह से बिहार में जो राजनीतिक समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं उस मुद्दे को लेकर। कांग्रेस यह नहीं समझ पा रही है आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बार बार यह क्यों बोलना पड़ता है कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ऐसी नौबत क्या आ गई है कि उन्हें रोज बार बार ये कहना पड़ रहा है। उनका बार बार ये कहना कि अब वो बीजेपी के ही साथ रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, अपने आप में कई सवालों को खड़ा करता है। और उनका ये कहना कि हमको वाजपेयी जी ने बनाया, बीजेपी वालों ने बनाया। अरे सबको पता है आपको बीजेपी वालों ने मुख्यमंत्री बनाया, नई बात तो कुछ है नहीं। बीजेपी वालों ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, आपने भी बिहार में बीजेपी को आगे बढ़ाने का काम किया, सबको पता है। बिहार में बीजेपी और बीजेपी की सोच की राजनीति
को अगर बढ़ाने का कोई काम किया है तो वो श्रेय भी मुख्यमंत्री जी को ही जाता है। तो ये सवाल उठा रहे हैं कि उनको बार बार ये कहना क्यों पड़ रहा है, और बिल्कुल वही बात अमलेंदु जी जो आप कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करना नहीं होता उनको, तो वही सारे कयास लग रहे हैं। और कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्रा भी यही बात कह रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार को बार बार ये क्यों कहना पड़ रहा है कि वो कहीं नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये है कि कहीं जाने और न जाने की बातें, जो दुविधा है वो चल रही है, और वो दुविधा है या फिर नीतीश कुमार स्पष्ट कर चुके हैं, यह अलग बात है। लेकिन स्पष्ट हो चुका है, ये इन बातों से साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो आरजेडी, जो तेजस्वी यादव लगातार नीतीश पर सरकार की विफलता के मामले में उनको दोषी ठहरा रहे थे, छात्रों के मुद्दे पर उनको दोषी ठहराते रहे थे, बेरोजगारी को लेकर उन पर सवाल उठा रहे थे, वो तेजस्वी यादव भी उस तरह से उन पर हमलावर नहीं है, बल्कि वो बीजेपी पर ज्यादा हमलावर हैं। और कांग्रेस पार्टी के नेता तो इतने बड़े आंदोलन में जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, उस मामले में भी उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना नहीं साधा, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, या फिर कांग्रेस पार्टी के जो बिहार के कई नेता हैं वो हो। तो ये लगातार वो निशाना साध रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर और एनडीए सरकार पर। ये चीजें साफ कर रही हैं कि नीतीश कुमार जिस योजना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं उसको अंजाम दिया जा चुका है। हाँ बिल्कुल समीर जी, उसको अंजाम दिया जा चुका है। और जिस तरीके से बीपीएससी के उसको लेकर जो चल रहा है, प्रशांत किशोर तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा पुष्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं लड़ाई अब बिहार की है और बिहार जीतेगा, ये बता रहे हैं। जैसे अब तक बिहार हारता रहा था, अब बिहार जीतेगा, प्रशांत किशोर बता रहे हैं। उधर पप्पू यादव जो हैं वो कह रहे हैं कि वो 12 जनवरी को बंद करेंगे। पप्पू यादव जो है वो हमलावर हैं प्रशांत किशोर पर, बीजेपी पर। तेजस्वी यादव हमलावर हैं प्रशांत किशोर पर, बीजेपी पर। कांग्रेस हमलावर है बीजेपी पर, एनडीए सरकार पर। नीतीश कुमार को ये विपक्ष सब जो है वो एक तरीके से साफ रास्ता दे रहा है। तो ये सारी चीजें इशारा कर रही हैं कि बिहार में कुछ सब चल रहा है समीर जी। तो बिहार में कुछ चल रहा है, ये तमाम चीजें इशारा कर रही हैं। और बिहार में जो कुछ भी चल रहा है ये बताया जा रहा है कि काफी कुछ उस मामले में चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं, और 14 जनवरी का इंतजार किया जा रहा है कि उसके बाद इस पर कोई घोषणा होगी, कुछ हो सकता है। अब बिहार में भी बहुत दिन बचे नहीं है विधानसभा चुनाव को लेकर, वहां भी इसी साल चुनाव होने हैं। लेकिन चुनाव से पहले जिस तरह वहां खिचड़ी पक रही है वो बहुत दिलचस्प है। और नीतीश कुमार बार बार ये कह जरूर रहे हैं कि वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, यानी वो एनडीए में ही रहेंगे, वो बीजेपी में ही रहेंगे। लेकिन बीजेपी की तरफ से जिस तरह से उनकी पार्टी को लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ सकती है, अब उन्हीं की पार्टी से, नीतीश कुमार की ही पार्टी से नीतीश कुमार को बाहर कर सकती है। इन सारी आशंकाओं को देखते हुए नीतीश कुमार जो शह और मात का खेल चल रहा है उसमें मात दे चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो बिहार की राजनीति को पलटती दिखाई पड़ रही हैं, और बिहार की राजनीति में अगर ये उलटफेर होता है तो उसका बड़ा असर दिखाई पड़ेगा, सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर दिखेगा और दूसरी राज्य सरकारों में जहां एनडीए सरकार में है, यानी जहां पर भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं है। तो बहुत दिलचस्प होगा ये देखना। और 14 जनवरी तक क्या होता है क्या नहीं होता है, नीतीश कुमार बार बार कह जरूर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इस बात से आशंकित है कि अगर बिहार में कोई बदलाव होता है तो उसका असर सीधे दिल्ली पर दिखेगा, और दिल्ली पर अगर असर दिखता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत ही भयावह होगा। हाँ बिल्कुल समझिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी ज्यादा भयावह होगा। और ये साफ समझ में आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी देखिए चाहती तो है कि नीतीश कुमार को गच्चा दे दिया जाए, लेकिन वो ये डर भी रही है कि नीतीश कुमार के बिना अगर भारतीय जनता पार्टी जाती है चुनाव मैदान में तो भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से नुकसान होगा। तो चाहती ये है कि नीतीश कुमार साथ में बने रहें, लेकिन नीतीश कुमार को तोड़ दिया जाए, इतना मजबूर कर दिया जाए कि नीतीश कुमार को लगे कि अब कुछ बचा ही नहीं है। तो नीतीश कुमार के लिए ये सब दबाव तैयार किए जा रहे हैं, और इस पर कहा यह जा रहा है कि संजय झा के जरिए भारतीय जनता पार्टी है व्यू रचना रच रही है। लेकिन नीतीश कुमार भी कम दिनों के नहीं है, खूब खाए खेले हैं, मोदी जी से ज़्यादा खाए खेले हैं, बच्चे हैं मोदी जी उनके सामने। और जैसा कि लालू प्रसाद यादव कहते रहते, उन्होंने कहा था उनके बारे में लोकसभा में खड़े होकर, और उसके हम लोगों ने बार बार जिक्र किया है कि नीतीश कुमार के पेट में भी दांत हैं। तो नीतीश कुमार के जो पेट के दांत हैं, उन पेट के दांतों को गिनना नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के बस का नहीं है। वरना बस का होता समीर जी तो 20 सालों से नीतीश कुमार ही बिहार के प्रधानमंत्री नहीं होते, चाहे वो दूसरे नंबर की पार्टी रहे हो चाहे तीसरे नंबर की पार्टी रहे हो।
तो इसलिए हाँ वो मुख्यमंत्री तो इसलिए जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बस का नहीं है कि वो नीतीश कुमार के पेट के दांत गिन सके। जी बिल्कुल, तो नीतीश कुमार भी अब शह और मात के खेल में बीजेपी को मात देने की कोशिश में लगे हैं। मात दे पाते हैं नहीं दे पाते हैं, लेकिन ये खेल बड़ा दिलचस्प हो गया है। और बीपीएससी के यहां पर एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण है कि बिहार लोक सेवा आयोग के जो छात्र 18 दिसंबर से ही आंदोलन कर रहे हैं परीक्षा में धांधली को लेकर, और उनकी मांग है कि परीक्षा को रद्द किया जाए। परीक्षा को रद्द नहीं किया जा रहा है, उसमें पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं, धांधली के आरोप लग रहे हैं, कई तरह के आरोप। उसको लेकर जिस तरह से उस पूरे आंदोलन को प्रशांत किशोर ने हाईजैक किया है, यह विपक्ष के नेताओं का यह आरोप है। पप्पू यादव भी लगातार यही कह रहे हैं, और उनका आरोप यह है कि उस आंदोलन में प्रशांत किशोर के कूदने से छात्रों की आवाज दब गई है और प्रशांत किशोर की ही आवाज मुखरता से सुनाई दे रही है। उन्हीं की गिरफ्तारी की चर्चा हो रही है, उनको धरना स्थल से हटाए जाने की चर्चा हो रही है। छात्रों की आवाज कहीं नहीं सुनाई पड़ रही है, जबकि छात्र अलग से अपना आंदोलन लगातार जारी रखे हुए हैं। परीक्षा में धांधली की जांच की मांग कर रहे हैं और परीक्षा दोबारा कराए जाने की मांग कर रहे हैं। तो इस मुद्दे पर भी आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर प्रशांत किशोर ये सारे काम कर रहे हैं। यह आरोप है। पप्पू यादव को सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने। लेकिन पप्पू यादव भी उस छात्रों के आंदोलन को एक लीड करते दिखाई पड़ रहे हैं, छात्रों के साथ वो खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। और अब जैसा कि वो कह रहे हैं कि बंद, बिहार बंद का आयोजन किया जाएगा, यानी बीपीएससी के छात्रों का ये मुद्दा काफी बड़ा बनने जा रहा है और उसको लेकर छात्र जो है वो चुप नहीं बैठने वाले हैं। माना यह जा रहा था कि नीतीश कुमार जब दिल्ली से वापस लौटेंगे पटना तो छात्रों की इस मांग पर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन अब तक उन्होंने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है। छात्र काफी आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं, और उनका गुस्सा इस समय देखा जा सकता है कि किस तरह से वो लगातार नीतीश कुमार से मिलने की बात कर रहे हैं और परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो अब अगली रणनीति क्या है, बता रहे हैं पप्पू यादव, जो छात्रों के साथ लगातार खड़े हैं उनकी इस मांग को लेकर। राज्यपाल महोदय बहुत ओपन माइंड से हम लोग को सुने समझे और उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ अनजस्टिस नहीं होगी। जो भी पेपर लीक आउट हुआ है सबकी जांच की मांग मैंने की है। जो लोग इन्वॉल्व हैं उसकी हमने पूरे इंक्वायरी की मांग की है। संजीव जो सिपाही में घोटाले में है उनके परिवार का फोटो क्यों किस किस नेता के साथ है उसको आप जांच करिए हर कीमत पर। संपत्ति की भी जांच हो, सबका संपत्ति जब्त हो। उसके पहले रजक एक डीएसपी ने किया था, उसकी भी मैंने मांग की है कि अभी तक उस पर कोई नहीं हुआ। तो उन्होंने जांच की बात उन्होंने स्वीकारी है कि हम लोग बड़े लेवल पर इसको जांचेंगे, जांच करेंगे निश्चित रूप से। बीपीएससी की तो एग्जाम हो गई है भैया, सुप्रीम कोर्ट है, होने से क्या हो गया? इसके पहले नहीं हुआ था क्या? और कैंसिल नहीं हुआ क्या? स्टे नहीं हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बिहार बंद का भी निर्णय हम लोगों ने 12 तारीख को लिया है। 9 तारीख को महागठबंधन के साथ धरना पर है। सभी लोगों से अपील हमने आग्रह किया है कि हम लोग बिहार में बंद में एक कदम आगे बढ़े ताकि सरकार पर और अन्य लोगों पर दबाव पड़े। 12 तारीख को जो आपने कॉल किया है बिहार बंद का, क्या उसमें किन किन लोगों का? हमने कहा सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि व्यापक है, इसको राजनीतिकरण नहीं, बच्चों के लिए हम लोग को सड़क पर रहनी चाहिए। क्योंकि विपक्ष के सारे जितने हैं तेजस्वी यादव हो या हम सब से लीडर है ये लोग, हम नेता हैं। वो लोग नेता को रहना ही चाहिए, सड़कों पर रहना ही चाहिए उन लोगों को। हम साथ हैं उनके। अच्छा एक बार तो ये आज जिस तरह से पप्पू यादव कह रहे हैं कि इस आंदोलन को बड़ा बनाएंगे, राज्यपाल से वो मिलकर आए हैं। उनका कहना है कि राज्यपाल ने जांच का आश्वासन दिया है, इसमें जो धांधली हुई है उसका पता लगाएंगे, तमाम आश्वासन दिए हैं। लेकिन आंदोलन को लेकर जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, आंदोलन से पीछे नहीं हट रहे हैं, छात्रों के साथ खड़े हैं। और महागठबंधन जो बिहार बंद का आयोजन किया जा रहा है उसमें पूरा महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन शामिल है। उसके तहत ये बिहार के छात्रों की, जो बीपीएससी के छात्र हैं, उनकी आवाज को उठाई जा रही है। और वहां पर प्रशांत किशोर की मौजूदगी पर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, तो ये सारी चीजें उसी जो राजनीतिक समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं उन्हीं का हिस्सा है, जो नीतीश कुमार को लेकर अटकलें जारी हैं। नीतीश कुमार का एक भी बयान इस मामले में अभी छात्रों के मुद्दे पर लगातार वहीं उनके बगल में ही, घर के बगल में आंदोलन कर रहे हैं, गांधी मैदान में ही,
कोई बयान नहीं आ रहा है। माना जा रहा था कि दिल्ली से लौटकर जब जाएंगे तो कुछ उनसे मुलाकात करेंगे छात्रों से, उनके बारे में कोई बड़ा फैसला करेंगे, लेकिन अब तक नीतीश कुमार इस मुद्दे पर भी खामोश हैं। राजनीतिक रूप से तो खामोश हैं ही, इस पर भी वो खामोशी बरते हुए हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, इस पर खामोशी बरते हुए हैं और किसी भी तरीके से कोई बात नहीं कह रहे हैं। यानी इस मसले को भी उन्होंने एक तरफ से किनारे रख दिया है। क्योंकि नीतीश कुमार अगर कुछ बोलेंगे तो इसका मतलब कि वो इस विवाद में पड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से डंडा डोली करके उठवाया गया प्रशांत किशोर को, ये संकेत दे दिया है एक तरीके से नीतीश कुमार ने कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहकर सरकार के खिलाफ जो काम कर रही है उसको नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उनका जो बीजेपी का बी टीम प्रशांत किशोर है उसको उन्होंने फिट कर दिया एक तरीके से, ये कहा जाए डंडा डोली करके जिस तरीके से उठवाया प्रशांत किशोर को। जी, तो उसको वहां से उठाया गया और उन पर आरोप लग रहे हैं कि वो इस आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं, अपनी तरफ लेना चाहते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये काम कर रहे हैं। तो बिहार में बहुत कुछ बन समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। बीपीएससी के छात्रों का जो आंदोलन है वो भी उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। हमारे साथी अविनाश कुछ और अगर अपडेट है, उनके पास कुछ जानकारी है कि क्या चल रहा है इस समय, तमाम तरह की चीजें जो घटनाक्रम है वो कैसे बन और बिगड़ रहे हैं, उस पर और जानकारी देंगे। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में जो कुछ भी चल रहा है उसके आने वाले दिनों में उसमें एक बड़े बदलाव के संकेत दिख रहे हैं और उस बदलाव का असर केवल बिहार पर ही नहीं दूसरे राज्यों पर भी और केंद्र सरकार पर भी पड़ना तय है। जी अविनाश। हाँ, बिहार में जो बदलाव होगा उसका असर दिल्ली तक जरूर दिखाई देगा। और दूसरी बात तो यह है कि दिल्ली में चुनाव का भी ऐलान हो गया है, तो जाहिर सी बात है यदि इस समय बिहार में कुछ भी उलटफेर होता है तो उसका सीधा सीधा असर दिल्ली विधानसभा चुनाव पर भी दिखाई देगा। और वैसे भी यह कहा जा रहा है कि दिल्ली बीजेपी के लिए पहले से ही बहुत मुश्किल चुनाव है, क्योंकि 1998 के बाद से दिल्ली की सत्ता से वो लगातार बाहर बने हुए हैं और पिछले 2 चुनाव में तो देखें वो डबल फिगर में भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। 3 सीटें और 8 सीटें उनको मिली हैं और जो वोट आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जो वोट का भी फासला है वही 15 से 20% के बीच का फासला है। तो ये फासला भी काफ़ी बड़ा है और इसीलिए इस बार तो शुरुआत पीएम मोदी ने ही कर दी है चुनाव प्रचार की, अमित शाह भी कूद गए हैं, पूरी बीजेपी इस दिल्ली चुनाव में कूद चुकी है। लेकिन इस दिल्ली के साथ ही साथ जो बिहार में जो चल रहा है खेल, उस पर भी बीजेपी की जबरदस्त नजर बनी हुई है। अब संजय झा को अचानक ही बुला लिया जाता है, उसके पीछे बताया जा रहा है कि 18 तारीख को, अभी तक ये कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, लेकिन अब यह कहा जा रहा है उन्होंने अपने सारे विधायकों को भी पटना बुला लिया है और राहुल गांधी भी उसी दिन जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के विधायक भी उसी दिन पटना में ही होंगे। तो इस महागठबंधन अपने सभी विधायकों को 18 तारीख को पटना में क्यों जोड़ रहा है, इसको लेकर बीजेपी कैंप में एक तरीके से मान के चलिए खतरे का अलार्म बज चुका है। तो क्या 18 तारीख को क्या नीतीश कुमार इस्तीफा देने जा रहे हैं, ये नई सरकार दोबारा से बन रही है, क्योंकि उसके बाद ही दिल्ली में इलेक्शन भी होना है, क्योंकि अभी 2 बजे चुनाव की घोषणा हो जाएगी और उम्मीद यही है कि संभवतः 8 तारीख के आसपास में यह चुनाव हो जाएगा दिल्ली में। तो बीजेपी के लिए इस समय एक राज्य नहीं बल्कि 2 राज्यों को संभालना मुश्किल पड़ रहा है कि बिहार यदि हाथ से जाता है तो ये मान के चलिएगा सीधा सीधा दिल्ली की सत्ता सिर्फ दिल्ली एक विधानसभा उसका मामला ही नहीं बनेगा, ये मामला लोकसभा तक जाएगा, क्योंकि बीजेपी के पास में एक तरीके सीधे सीधे 12 सांसदों का सपोर्ट खिसक जाएगा। अगर उन्होंने जेडीयू को नहीं तोड़ा तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी की जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उस पर भी संकट के बादल खड़े हो जाएंगे। फिर तो चंद्रबाबू नायडू जो चाहेंगे, क्योंकि फिर पूरी की पूरी सरकार नायडू के ऊपर डिपेंड हो जाएगी। तो इसीलिए जो 18 तारीख, जो 14 तारीख से भी लेकर 18 तारीख, क्योंकि ये नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है कि भाई वो खरमास समाप्त होने का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद 4 दिन बाद ही जिस तरीके की घटनाएं पटना में होती हुई दिखाई दे रही हैं, उससे साफ साफ लग रहा है कि बिहार में अभी जो भी नीतीश अभी क्या बयान दे रहे हैं उससे कोई मायने नहीं होता। हम तो शुरुआत से बोलते हैं कि भाई जमीन पर जो स्थितियां बन रही हैं उनको आप यदि आप एनालाइज करेंगे तो आपको सीधा सीधा दिखाई देगा कि बिहार में इस समय सरकार बदलने के संकेत मिल रहे हैं और बस खाली जो टाइम काटा जा रहा है उसी के हिसाब से बयान आ रहे हैं। नीतीश कुमार भले ही ये बोल रहे हैं कि अभी हम यहाँ आए, हम 2 बार गलती हो गई, लेकिन उनका जो अंदाज है वो पूरी तरीके से बदला हुआ दिखाई दे रहा है। वो आरजेडी के ऊपर बहुत तीखे हमले नहीं कर रहे हैं, आरजेडी की तरफ से भी जो भी आ रहे हैं वो एक तरीके से तंज कसा जा रहा है, लेकिन हमले एक तरीके से दोनों दलों के नेताओं ने एक दूसरे पर करना बंद कर दिया है। बिल्कुल, और लालू यादव ने जो ये बयान दिया कि वो आए, उनका स्वागत है, उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। लालू यादव भले ही तमाम मजाकिया लहजे में बातें करते हो, लेकिन बातें बहुत तो गंभीर करते हैं और खासतौर पर राजनीतिक बातें जो
करते हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि लालू यादव ने अभी तक अपने उस ऑफर पर दोबारा से कोई सफाई नहीं दी है, यानी वो ऑफर खुला हुआ है सीधा सा कि नहीं तो भाई नीतीश कुमार ने मना कर दिया और लालू यादव का, क्योंकि लालू यादव सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, उनके लगातार ट्वीट आते रहते हैं, तो लालू यादव ने अभी तक नीतीश कुमार ने जो बोला उस पर रिएक्ट नहीं किया है। तो जाहिर सी बात है कि जो शुरुआत में चल रहा है कि दोनों में इशारों में कुछ बात हुई है, तो भाई नीतीश कुमार को तो सिर्फ टाइम काटना है और उसलिए उन्हें थोड़ा सा रिएक्ट करना था, क्योंकि मीडिया हर बार उनको पकड़ लेता था कि भाई लालू यादव का ये ऑफर आया हुआ है, तो उनसे हर बार ये सवाल पूछा जा रहा है, जबकि नीतीश कुमार लगातार बोल रहे हैं, फिर भी यात्रा में जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो मीडिया की तरफ से सवाल जरूर ये आता है कि भाई लालू यादव की तरफ से ऑफर आया हुआ है। और नीतीश कुमार लगातार पिछले करीब 40 घंटे में 45 घंटे में 3-4 बार बोल चुके हैं कि भाई हम यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के ये बयान पहले भी कई बार आए हैं। पहले भी वो बोलते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन मिट्टी भी वही है, नीतीश कुमार भी वही है, लेकिन उनकी पार्टी पाला बदल के दूसरी तरफ चली गई है। बिल्कुल, यानी नीतीश कुमार के इस बयान में उतनी गंभीरता लोग नहीं देख रहे हैं जो लालू प्रसाद यादव के उस एक बयान में गंभीरता देख रहे हैं कि उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश इस पूरी जानकारी के लिए, आपने पूरी क्रोनोलॉजी को समझाया। ये महत्वपूर्ण बयान है और सही कह रहे हैं अविनाश अमलेंदु जी कि अभी तक लालू यादव की उस पर कोई सफाई नहीं आई है, यानी ऑफर खुला हुआ है और ऑफर ऐसे ही नहीं खोल रखा है उन्होंने। इसका मतलब कि उस ऑफर के बारे में तमाम तरह की जो बातें उसके पहले जो होती है वो सारी चीजें मैच्योर हो चुकी है, तब उन्होंने बयान दिया। हाँ बिल्कुल मैच्योर हो चुकी है। और समीर जी दूसरी खबर एक और भी है जो जिसपे सत्ता के गलियारों में चर्चा चल रही है, वो ये भी है कि नीतीश कुमार शायद जनता दल यू का विलय कांग्रेस में कर सकते हैं। और उसके पीछे तर्क ये दिए जा रहे हैं कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिशें कर रही है, तो नीतीश कुमार ये मतलब कंटक है वो काटना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का। जब जनता दल यू का कांग्रेस में विलय हो जाएगा तो जो उनके 10 सांसद 12 सांसद है वो कांग्रेस के सांसद हो जाएंगे, तो फिर उन सांसदों को तोड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा और सीधा सीधा संकट आ जाएगा नरेंद्र मोदी की सरकार पर। और इधर बिहार में भी विधायकों को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, चूंकि यहाँ पहले से भारतीय कांग्रेस के विधायक हैं, उनके साथ जब मर्ज हो जाएगा जनता दल यू तो यहाँ भी बड़ी ताकत हो जाएगी और नीतीश कुमार की फिर ताकत इंडिया गठबंधन में भी एक बड़ी हो जाएगी। और चूंकि कांग्रेस के पास नीतीश कुमार के कद का बिहार में कोई नेता है भी नहीं, तो इसलिए कांग्रेस के लिए भी विन विन सिचुएशन है और लालू प्रसाद यादव के लिए भी विन विन सिचुएशन है कि ये झंझट हमेशा के लिए कि नीतीश कुमार इधर जाते हैं उधर जाते हैं वो खत्म हो जाएगा। और इसीलिए नीतीश कुमार जो कह रहे हैं हम कहीं नहीं जाएंगे, यही कहना है नीतीश कुमार का, हम कहीं नहीं जाएंगे, कि यानी अब हम सीधा सीधा विलय करेंगे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। ये एक तरीके से खबरें हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ी दिलचस्प बात आपने बताई कि ये जो तमाम तरह के राजनीतिक समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं वो कई दिशा में बन और बिगड़ रहे हैं। इस तरफ भी एक संभावना देखी जा रही है और नीतीश कुमार उसमें संभावना देख रहे हैं। तो नीतीश कुमार के भीतर जो बीजेपी के साथ शह और मात का खेल चल रहा है उसमें लगातार तमाम नई चीजें आ रही हैं, पुरानी चीजें का खंडन हो रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात इसमें जो दो बातें कही जा रही हैं वो एक नीतीश कुमार के बयान बार बार जो ये कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, और दूसरी ओर लालू प्रसाद का वो बयान कि नीतीश के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, आए इंडिया गठबंधन के साथ रहें, सरकार बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। इस बयान में बेहद गंभीरता दिखाई पड़ रही है। इसको लेकर चूंकि लालू प्रसाद यादव ने दोबारा उस पर कोई सफाई नहीं दी या ना उसका खंडन कुछ नहीं किया, और उस पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इंडिया गठबंधन की तरफ से जिस तरह से इस स्थिति में भी बिहार में जिस तरह से सरकार चल रही है, बीपीएससी के छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है, बावजूद इसके नीतीश कुमार पर इंडिया गठबंधन के नेता बहुत कठोर नहीं है, नरमी बरते हुए हैं। उससे यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि काफी कुछ नीतीश कुमार जो चाह रहे हैं वो हो चुका है। इंडिया गठबंधन में भी कांग्रेस पार्टी के नेता खास तौर पर नरमी बरते हुए हैं नीतीश कुमार को लेकर। बीपीएससी के मुद्दे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट किया, जो छात्रों पर वहां पर लाठीचार्ज हुआ, उनके ऊपर पानी की बौछारें की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया, लंबा चौड़ा ट्वीट किया, लेकिन एक भी जगह उन्होंने नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। उस पूरी घटना के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहराया है, एनडीए की सरकार को दोषी ठहराया है, लेकिन नीतीश कुमार को नहीं, जबकि गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के अधीन है। तो ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि नीतीश कुमार की जो नजदीकियां हैं वो आरजेडी के साथ तो बढ़ी ही है, कांग्रेस पार्टी के साथ भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। और जो अमलेंदु जी बता रहे हैं कि इस तरफ भी नीतीश कुमार बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, और यह बढ़ने का मतलब होगा कि ये तो ऐसी इस खेल में,
इस तरह से मात देना होगा जिसकी काट फिर भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं होगी। हाँ बिल्कुल समीर जी, और ये कार्यक्रम जो था वो पहले भी एक बार इसकी हो चुकी है, तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन वो फिर कुछ समीकरण बिगड़े और फिर नीतीश कुमार जो पलटकर दूसरी तरफ चले गए। लेकिन पहले भी तैयारियां हो रही थी कि जदयू का कांग्रेस में विलय हो जाएगा, लेकिन अब इस पर गंभीरता से हो रही है, क्योंकि नीतीश कुमार के सामने ये संकट रोज खड़ा हो जाता है कि कभी कोई उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश करता है, कभी कोई तोड़ने की कोशिश करता है, कभी कोई आरसीपी सिंह पैदा हो जाते हैं, कभी कोई ललन सिंह पैदा हो जाते हैं, कभी कोई संजय झा पैदा हो जाते हैं, कभी कोई माझी पैदा हो जाते हैं। तो नीतीश कुमार हमेशा के लिए ये झंझट खत्म करना चाहते हैं और इसलिए अब वो ये कर रहे हैं। 20 साल तो लगभग मुख्यमंत्री रह लिए और आगे भी अगर कांग्रेस में रहेंगे तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहेंगे, तो इसलिए वो ये चाहते हैं कि इस तरीके से हो जाए। और खबर ये है समीर जी कि इसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है और बात भी हो चुकी है। जब वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर गए अभी दिल्ली यात्रा के दौरान, उस दौरान उनकी कुछ कांग्रेस नेताओं से बातचीत हुई है और इस पे प्रकरण पे एक तरीके से कहा जाए वो आगे बातचीत भी शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, तो इस मामले में आगे बातचीत शुरू हो चुकी है और नीतीश कुमार बीजेपी को एक झटका, बड़ा झटका देने की तैयारी में लगे हुए हैं। झटका ऐसा होगा जो न सिर्फ बिहार में लगेगा बल्कि उसकी गूंज जो है वो सुनाई पड़ेगी, उसकी आहट सुनाई पड़ेगी दिल्ली तक। और बिहार के अलावा जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र में तो पहले से ही एनडीए गठबंधन के भीतर दरारें बनी हुई हैं। एकनाथ शिंदे लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जिस तरह से वहां साइडलाइन किया गया है। लेकिन एनडीए गठबंधन के भीतर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में खबरें आ रही हैं, वहां पूरी तरह से बिखरता नजर आ रहा है। तो यह साफ दिखा रहा है कि इन सब की जो सेंटर है वो बिहार ही इस समय दिखाई पड़ रहा है। वहां से सीख लेते हुए एनडीए गठबंधन के जो दूसरे घटक दल हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से सरकार पर हमलावर दिखाई पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अपना दल एस के अलावा जो निषाद पार्टी है उसके नेता भी अब अपनी सरकार पर हमला बोल रहे हैं और ये सारी चीजें एनडीए गठबंधन के लिए ठीक नहीं है, यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक नहीं है। अमलेंदु जी, लगता है कि ये सारी जो दूसरी पार्टियां हैं, छोटे छोटे घटक दल हैं एनडीए के, जिनकी बदौलत केंद्र की सरकार टिकी हुई है, वो चाहे बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी भी हो और उत्तर प्रदेश की ये जो पार्टियां हैं, ये सभी एक तरह से नीतीश कुमार से ही प्रेरणा पा रही हैं। जब से उन्होंने इस तेजी दिखाई है एनडीए से अलग होने की दिशा में, तो उत्तर प्रदेश में भी ये गर्माहट काफी ज्यादा दिखने लगी है। दिख तो खैर लोकसभा चुनाव के बाद से रही थी, लेकिन बीच में शांत हो गई थी, अब एकाएक फिर वो तेजी दिखाई पड़ रही है। हाँ बिल्कुल समझिए, एकाएक तेजी दिखाई पड़ रही है और दूसरा कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी कमजोर प्रधानमंत्री हैं, इसका भी असर अब पड़ रहा है और नीतीश कुमार की बदौलत ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और आंखें दिखाई जाने लगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार को ही। तो नीतीश कुमार अब नरेंद्र मोदी का कायदे से इलाज करना चाहते हैं, इस तरीके की सूचनाएं मिल रही है समीर जी। और इस कायदे के इंतजाम में यही है कि नीतीश कुमार खुद तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन साथ साथ नीतीश कुमार अनुप्रिया पटेल को, एकनाथ शिंदे को, चिराग पासवान को भी साथ लेकर जाएंगे, इस तरीके की भी चर्चाएं चल रही हैं। तो देखना यह कि नीतीश कुमार क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को ऐसा झटका जोर का देने जा रहे हैं नीतीश कुमार कि नरेंद्र मोदी जिंदगी भर याद रखेंगे, ऐसा समझा जा रहा है। तो इस समय समीकरण बन बिगड़ रहे हैं जिस तरह से बिहार में, वो बहुत ही दिलचस्प है। हालांकि अब दिल्ली में भी राजनीतिक बिसात बिछने वाली है। आज 2 बजे दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है और वहां पर चुनाव होने वाले हैं। और दिल्ली में भी जिस तरह से त्रिकोणात्मक संघर्ष है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बनी हुई है। हालांकि वहां कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच भी टकराव जबरदस्त देखा जा रहा है, लेकिन इस टकराव को बीजेपी के लिए फायदे के तौर पर नहीं बल्कि बीजेपी के लिए मुश्किलों के तौर पर ही देखा जा रहा है। और बताया यह जा रहा है कि बीजेपी शायद इस बार भी सरकार से दूर ही रहेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी तक 1998 के बाद से अब तक उसको दिल्ली में सरकार बनाने का मौका नहीं मिला है। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के भीतर भी जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, तो उसको लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी को खुश होना चाहिए या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए उसमें खुशी की कोई उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही है? कोई खुशी की उम्मीद नहीं है समीर जी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है। चूंकि लड़ाई अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच होगी जी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी खुश नहीं है इस आरोप प्रत्यारोप से जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से भी चल रहा है। क्योंकि कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन पाने के लिए लड़ रही है, ये बता रही है कि उसने विकास किया था। इधर अरविंद केजरीवाल बता रहे हैं कि उन्होंने विकास किया था। तो जो विकास की लड़ाई और दिल्ली को संवारने और सजाने की लड़ाई है, वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है। भारतीय जनता पार्टी उसमें बीच में कहीं आती नहीं है।
तो भारतीय जनता पार्टी जो है एक तरीके से वो किनारे होती जा रही है और लड़ाई जो है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सिमटती चली जा रही है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपशब्दों का प्रयोग करना शुरू किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपशब्दों पर उतर आए, आम आदमी पार्टी को आपदा कहने लगे और उसके बाद उनका टेलीप्रॉम्प्टर फेल हो गया, उसके बाद वो बगले झांकने लगे, अबड़ा का डबरा करने लगे, तो इससे भी समझ में आ गया कि प्रधानमंत्री के पास भी जेब में कुछ है नहीं। वो भी टेलीप्रॉम्प्टर पर देख के ही पढ़ते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाए तो प्रधानमंत्री भी बंद हो जाते हैं, और यही आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया। तो इसलिए समीर जी, दिल्ली की लड़ाई जो है वो अब केंद्रित होती जा रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। हालांकि संजय राउत जो हैं शिवसेना के, उनका कहना है कि हमने चूंकि लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा था तो हमको मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन हर राज्य की परिस्थितियां अलग हुआ करती हैं। केरल में भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस अलग लड़ रहे थे, और इसी तरीके से आरोप प्रत्यारोप वहां भी कांग्रेस और माकपा के बीच हो रहे थे, इससे ज्यादा गंभीर हो रहे थे, बल्कि जैसे दिल्ली में हो रहे, इससे ज्यादा गंभीर आरोप वहां थे। और यहां पर अमलेंदु जी, हम लोगों ने चर्चा भी की है कि आम आदमी पार्टी का निशाना वो अमित शाह है। यहां लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर सीधे तौर पर अमित शाह को घेरा जा रहा है, और अमित शाह चूंकि इस तरफ चौतरफा विवादों में घिरे हुए हैं, खासतौर पर जो उन्होंने राज्यसभा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर बयान दिया, उस मुद्दे पर घिरे हुए हैं। अब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी अमित शाह को एक अक्षम मंत्री बताने की जो शुरुआत की है, अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि आप इनको हटाइए, आप किसी काबिल व्यक्ति को यहां पर मंत्री गृह मंत्रालय का जिम्मा दीजिए ताकि वो दिल्ली की कानून व्यवस्था को सुधार सके। यह बहुत दिलचस्प होता जा रहा है, और बिल्कुल जैसा कह रहे हैं अमलेंदु जी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा, तो वो उसका जो सीन है वो बनता दिखाई पड़ रहा है। एक बार सुनते हैं किस तरह से कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने निशाना साधा है आम आदमी पार्टी पर और अरविंद केजरीवाल पर। तो संदीप दीक्षित, ये आपको सुनवाते हैं अभी। संदीप दीक्षित, ये लगातार उनका निशाना भी आम आदमी पार्टी है, चूंकि आम आदमी पार्टी ने ही दिल्ली में सरकार बनाई और उसके बाद से दिल्ली में कांग्रेस की जमीन खिसक गई, तो कांग्रेस पार्टी अपने जनाधार को वापस पाने की पूरी कोशिश कर रही है। संदीप दीक्षित दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं, जिनको कहा जाता है कि दिल्ली में उन्होंने काफी ज्यादा विकास किया, और उसी विकास की नींव पर, उसी विकास को भुना रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उन पर ये आरोप भी लगते हैं। खैर, सुनते हैं एक बार क्या कह रहे हैं संदीप दीक्षित। कांग्रेस की तो अच्छी तैयारी है, हम लोग बहुत पहले से अब की बार लगे हुए हैं, और एक तो ये भी था क्योंकि हमारे सिटिंग विधायक नहीं थे और कॉर्पोरेटर भी कम हैं, तो स्वाभाविक है कि कई जगहों पे जहां आदमी का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है वो तो पहले से तैयारी करता है, तो इसलिए हम लोगों ने पहले से जहां, क्योंकि हमारे पास उस तरह के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है, हम लोगों ने अपनी तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी है। कैंपेन निकल आया है, जो राज्य सरकार है उसने कहां कहां काम नहीं किया है उसकी बहुत एक नियोजित तरीके से हमने आलोचना की है। हम खुद क्या करना चाहते हैं दिल्ली में उसका हम धीरे धीरे उल्लेख कर रहे हैं। अच्छी तैयारी है कांग्रेस की। सर, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले, क्योंकि अब जो सीधा आपका तो जो है आपका जो सीधा जो है वो मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री से है, और क्या कुछ मुद्दे आपको लगता है आपकी विधानसभा में रहने वाले पूरी दिल्ली के अलावे? देखिए, दिल्ली के जो मुद्दे हैं वो तो रहेंगे ही, और वो तो हमारे यहाँ और ज्यादा सामने आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ का जो कैंडिडेट है आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री भी है, तो दिल्ली में उसने क्या किया क्या नहीं कर पाया वो तो सवाल हम पूछेंगे। नई दिल्ली में एक विधायक के तौर पर उसने क्या किया है 10 साल में, ये तो बहुत बड़ा सवाल बनता है, क्योंकि ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूं। जहां मैं जाता हूं लोग एकदम निराशा प्रकट करते हैं कि ऐसा हमको विधायक मिला, ना कभी आया, ना उन्होंने कभी काम किया, ना उनके स्थानीय मुद्दों में उनके साथ खड़ा रहा। उनके कोई 2-1 साथी लोग थे जो कभी कभी आया जाया करते थे। विधायक के रूप में ये मान लीजिए सामान्य। तो अब ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है दिल्ली में, यानी आम आदमी पार्टी के बीच और कांग्रेस पार्टी के बीच में, लेकिन जिस तरह से समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं बिहार में वो दिलचस्प है। उसका असर भी दिल्ली पर दिखाई पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं। हालांकि जनता दल यूनाइटेड के कई नेता ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ मिलकर यहां चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी उनको कितना मिलाकर चुनाव लड़ रही है ये देखने वाली भी बात होगी। तो लगातार ये जिस तरह से बिहार के राजनीतिक समीकरण
समीकरण पूरे देश को प्रभावित करते दिखाई पड़ रहे हैं। इससे दिल्ली के राजनीतिक समीकरण भी उससे अछूते रहेंगे ऐसा लगता नहीं है। लेकिन दिल्ली में केवल दिल्ली विधानसभा का चुनाव ही महत्वपूर्ण नहीं है, वही मायने नहीं रखता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दिल्ली में जो केंद्र की सरकार बैठी हुई है उसकी दशा और दिशा क्या होगी। बिहार में अगर कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होता है जिसके बारे में बात हो रही है वो महत्वपूर्ण होगा, और अगर वो महत्वपूर्ण घटना घटती है बिहार के बाद दिल्ली में केंद्र सरकार पर कोई संकट आता है तो वो फिर देश की राजनीति के लिए एक बड़े बदलाव का संकेत होगा। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ ही के अलावा उत्तर प्रदेश में सहयोगी दल एनडीए के बगावत पर उतर आए हैं, महाराष्ट्र में लगातार जो चीजें दिखाई पड़ रही हैं, एकनाथ शिंदे खासतौर पर जिस तरह से बगावत के मूड में दिख रहे हैं, इसके अलावा तेलुगु देशम पार्टी के नेता उन्होंने बगावत के तेवर तो नहीं दिखाए हैं लेकिन उनके बारे में साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि अगर बगावत की शुरुआत होती है तो वो भी उससे पीछे नहीं हटने वाले हैं। उधर बिहार में ही दूसरी महत्वपूर्ण पार्टी जो एनडीए के साथ है यानी लोक जनशक्ति पार्टी, वो भी इस समय नीतीश कुमार के साथ ही कदम से कदम मिलाकर चल रही है। तो बहुत ही दिलचस्प राजनीतिक घटनाक्रम इस समय चल रहे हैं। बिहार में जिस तरह से घूम रहा है चक्र पूरा, वो दिखाई पड़ रहा है कि उसका असर कहां तक होने वाला है। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र से लेकर और वो सीधे सीधे जो सबसे बड़ा असर है वो दिखेगा दिल्ली में यानी केंद्र सरकार पर। तो देखते रहिए, बने रहिए डीबी लाइव के साथ, और खास तौर पर 14 जनवरी के बाद क्या कुछ होने वाला है उस पर निगाह हमारी रहेगी। डीबी लाइव के इस कार्यक्रम को, ब्रेकिंग न्यूज कार्यक्रम को अब हम यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।